गद्दार और नमक हराम इब्न अल-लुक़मी ने जब हलाको खान का काम आसान करने के लिए बगदाद के लश्कर के बहुत से हिस्सों को जुनूब और मशरिक़ की सरहदों की तरफ भेज दिया और जो लश्करी उस वक्त बगदाद में रह गए थे उनकी तनख्वाहें बंद कर दी और उन्हें ये इजाज़त दे दी कि वो बाजार से जो हसूल जमा किया जाता है वो जमा करके अपनी तनख्वाहें पूरी कर लें। और उसके ऐसा कहने से बगदाद के अंदर एक अफरा-तफरी और लूटमार का बाजार गर्म हो गया था। ये सूरत हाल देखते हुए बगदाद के अंदर उस वक्त जब सरकर्दा सालार थे वो एक जगह जमा हुए। उन सरकर्दा सालारों में बगदाद के लश्करियों का सालार अली फ़तह अल-दीन दाऊद, नाइब सालार अली मंसूर बन अहमद और उनके अलावा दूसरे अहम सालारों में से मजाहद अल-दीन एक, हसाम अल-दीन जो किंदार, शरफ अल-दीन करदी, सालह बन अशरफ और बहुत से दीगर सालार एक जगह जमा हुए। जब सब इकट्ठे हो गए तब गुफ्तगू का आगाज़ नाइब है सालार मंसूर बन अहमद ने किया और बगदाद के लश्करियों के सालार अली फ़तह अल-दीन दाऊद की तरफ देखते हुए कहने लगा। उन इल्मा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुका है कि बगदाद को तश्तमी सना कर हाक खान के सामने पेश कर दे और खलीफा इस्तासम मुतक़े हालात पर ऐसे आँखें बंद किए बैठा है जैसे उसने कोई ऐसी टोपी पहन ली है जिसे कोई देख ही नहीं सकता। इब्न अल-लुक़मी क़राक़रम में कासद भेजकर बगदाद पर हमले की हलाको खान को दिद्वत दे चुका है। अब उस तेज़ रफ्तार कासद फिर हलाको खान की तरफ भेजे हैं और इसे बगदाद पर हमला और होने की तरग़ीब दी है। साथ ही अपने दूसरे बदबख्त साथी नसीर अल-दीन तुसी को भी पैगाम भेजा है कि वो चूँकि हलाको के मुशीर की हैसियत से काम कर रहा है लिहाजा वो भी बलाको को बगदाद पर हमला और होने की तरग़ीब दे। उन हालात में हलाको हर सूरत में बगदाद पर हमला और होगा। उस मौके पर जो बात मेरी समझ में आती है वो ये है कि हम सब मिलकर पहले खलीफा इस्तासम के बेटे अबू बकर के पास जाएं, इसे सारी सूरत हाल से आगाह कर में और आने वाले ख़तरात की निशानदाही करें और इसे साथ लेकर खलीफा मुस्तासम की खिदमत में हाजिर हूँ और इब्न अल-लुक़मी मुसलमानों के साथ जो कुछ कर रहा है या करने वाला है उसकी खलीफा को अतला कर में और इसे ये मशवरा दें कि वक्त ज़ाया किए बगैर इब्न अल-लुक़मी को गिरफ्तार करके उसकी गर्दन काट दी जाए। और उसने हुक्मनामा जारी करके जिन बड़े बड़े लश्करों को मुख्तलिफ सरहदों की तरफ रवाना कर दिया है उन सारे लश्करों को वापस बगदाद में तलब कर लेना चाहिए। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हलाकों को मार मार कर हम मंगोलिया तक पहुँचाने में कामयाब हो जाएंगे। अगर इब्न अल-लुक़मी ने जो हमारे लश्कर दूर अफ्तादा इलाकों की तरफ भेज दिए हैं वो हलाकों के हमला और होने से पहले हमारे पास बगदाद में पहुंच जाएं तो जो लश्कर हलाकों लेकर आ रहा है इतना ही एक और लश्कर भी ले आए तो खुदावंद क़ुद्दूस को मंजूर हवा तो उस हलाकों को हम वो सबक देंगे कि आने वाले दूर में वो ही नहीं उसकी नस्लें भी बगदाद का रुख करते हुए लर्ज़ा बर अंदाम और खौफज़दा हो जाएंगी। यहाँ तक कहने के बाद मंसूर बन अहमद जब खामोश हुआ तब फ़तह अल-दीन दाऊद अपने सारे साथियों सालारों की तरफ देखते हुए कहने लगा। जो कुछ मंसूर बन अहमद ने कहा है मैं इससे मुकम्मल तौर पर इत्तफ़ाक़ करता हूँ और साथ ही आप लोगों से ये भी गुजारिश करता हूँ जो उससे मुत्तफ़िक़ न हो वो अपने ख़यालात का इजहार करे। फ़तह अल-दीन दाऊद के उन अल्फ़ाज़ के जवाब में सालह बन अशरफ जिसका ताल्लुक़ अमामिया से था बड़े पर जोश अंदाज में बोला और कहने लगा। उस मौके पर मैं समझता हूँ मंसूर बन अहमद की तजवीज़ से इत्तफ़ाक़ न करना सबसे बड़ी गद्दारी और नमक हरामी है। लिहाजा हमें अभी इसी वक्त उठकर खलीफा मुस्तासम के बेटे अबू बकर से बात चाहिए और इसे साथ लेकर खलीफा की खिदमत में हाजिर होकर इब्न करनी की इल्मा की कारस्तानियों और मौजूदा हालात से इसे आगाह करना चाहिए। सालह बन अशरफ के ये अल्फ़ाज़ सुनकर सब खुश हो गए थे। फिर फ़तह अल-दीन दाऊद के कहने पर सब उठ खड़े हुए और खलीफा मुस्तासम के बेटे अबू बकर की तरफ रवाना हुए थे। अबू बकर के हम पहुंचकर जो सूरत हाल बगदाद में रोनमा हुई थी इसे उससे आगाह किया गया। लिहाजा अबू बकर भी ताव खा गया और जज्बात में डूबी आवाज़ में कहने लगा। फ़तम खुदावंद मुहतरम की अगर मौजूदा खलीफा मेरा बाप न होता तो मैं इसे मौत के घाट उतार देता। उसके बाद अबू बकर को लेकर वो सारे सालार खलीफा मुस्तासम की खिदमत में हाजिर हुए और बगदाद और आलम इस्लाम की तबाही और बर्बादी के लिए जो कुछ निल्मा कर रहा था उस सारी सूरत हाल से खलीफा मुस्तासम को आगाह किया गया।
मोरखिन लिखते हैं कि जब इब्न सलमा के इन फास्ट ख्यालात से खलीफा को खबरदार किया और उन्होंने खलीफा को इब्न अल-लुक्मी की गदाराना कोशिशों और मंसूबों से आगाह किया तो खलीफा उस कदर अहमक, जाहल और पस्त हमत था कि उसने उन लोगों की तमाम बातों को खुद नमी से बयान कर दिया। समी ने फौरन अपनी वफादारी और फर्माबरदारी का यकीन दिलाकर उन लोगों को गदार और फतना परूर बताया। मोरखिन मजीद लिखते हैं कि उस तरह इल्मा की बातों से खिलाफत मुआब को उसका यकीन आ गया, कमी का अक़दार और भी ज़्यादा बढ़ गया और खैर ख्वाहों की ज़बानें नसीहत गरी से बिल्कुल बंद हो गईं। उसके बाद मोरखिन कहते हैं कि शमी ने खलीफा को लाओ वलाब और शराब नोशी की तरफ माइल कर दिया और अंदेशा से महफूज हो गया। यूं गदार इब्न अल-लुक्मी ने हलाको खान के हमले को कामयाब बनाने के लिए बगदाद की ज़मीन हमवार कर दी थी। इल्म बगदाद पर हमला आवर होने से पहले हलाको खान शायद अपने चचाजाद भाई बरकाई खान से निमट लेना चाहता था। इसे ये तो खबर थी कि बरकाई खान इस्लाम कबूल कर चुका है और आसपास के अलावा समरकंद बखारा के मुसलमान उसके पास जमा होना शुरू हो गए हैं। उस बना पर बसे पहले वो बरकाई खान पर हमला आवर होकर इसे नाकामी से दोचार करके अपने आने वाले दिनों को महफूज करना चाहता था, ताकि किसी भी मौके पर बरकाई खान अपने लश्कर को लेकर पहाड़ी कछार से नकुल कर उस पर हमला आवर होने की जरात न करे। दूसरी तरफ बरकाई खान को भी खबर हो चुकी थी कि हलाको खान उस पर हमला आवर होने के लिए पर तोल रहा है, लिहाजा अपने कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर उसने भी अपनी तैयारियों को आखिरी शक्ल दे दी थी। उसके साथ उसका भतीजा नवगाई भी था जो बातो खान का बेटा था। वो हलाको खान का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार था। दूसरी तरफ तारीफ के ओराक में एक नई सूरत में नमूदार होने वाली क़व्वत फ़रातातारीन की थी, जिनके मुताल्लिक़ मोरखिन ने बड़ी तफसील के साथ लिखा, और ये फ़रातातार जिनके अंदर अब बहुत से लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे, वो बरकाई खान के करीबी और आसपास कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर मौजूद थे, और चूँकि बरकाई खान की हमायत उन्हें हासिल थी, बरकाई खान की तरफ से उन्हें ज़रूरत का सामान मिलता था, और बरकाई खान ने उन्हें ये भी इजाज़त दे रखी थी कि किसी मौके पर अगर उन्हें हलाको खान के साथ टकराव के दौरान पसपाई का सामना करना पड़ता है तो वो पीछे हटकर उसके इलाक़ों में रहाइश अख्तियार कर सकते हैं। उस बना पर फ़रातातार कबाइल भी तैयार व मुस्ताद थे। चनुंचा हलाको खान बड़ी तेज़ी और बर्क़ रफ्तारी के साथ पेश कदमी करता हवा बरकाई खान के कोहिस्तानी सिलसिलों में दाखिल हवा। वो आगे बढ़ता चला गया, लेकिन किसी मकाम पर कोई भी ताकत उसके मुकाबल न आई, जिसकी बना पर उसके जहन में ये बात बैठ गई कि बरकाई खान उसका सामना करने से गुरेज कर रहा है। उस पर हलाको खान का एक तरह से रोब और खौफ तारी हो गया है। उस बना पर वो हलाको खान के मुकाबल नहीं आ रहा। ये सूरत हाल देखते हुए हलाको खान ने तहिया कर लिया कि वो इसी तरह यलगार करता हवा बरकाई खान के नए बनाए जाने वाले शहर सराय बरकाई तक यलगार करता चला जाएगा और उसके मरकजी शहर करारनद को वापस लौटेगा। लेकिन हलाको खान थोड़ा सा ही मजीद आगे गया होगा कि एक मकाम पर जो काफ़ी वसीतर बरकाई खान और उसका भतीजा के साथ हलाको खान और उसके लश्कर की राह रोक खड़े हुए। हलाको खान को अपने चचाजाद भाई बरकानी खान पर बड़ा गज़ब और क्रोध था। इब्ना वो उससे टकराने में ताख़ीर से काम नहीं लेना चाहता था। दूसरी तरफ यही हालत बरतानी खान की भी थी, इसलिए कि हलाको खान ने उसके एक अजीज़ को कत्ल किया था। जुनाई हलाक खान सामने आया। बरकाई ने अपने लश्कर को पल में बहते क़ज़ा के लम्हों में अलाओ के आईने शुलूं, जज्बों को मुनहदिम, ख़यालों को मुसम्मर करती इंतकाम की ताबकारी और कहरसाज कार्रवाइयों की तरह आगे बढ़ाया। फिर वो हलाकों के लश्कर पर आसाब में सनसनी दौड़ाते मवत के खौफनाक अफसानों, अनगिनत खून आराइयों में शदत पैदा कर देने वाली पत्थरों की रगों से निकलती खोलती आग और जान के निगार खानों को जन जन कर देने वाली बेरोक साली हवाओं की अंधी मार की तरह हमला और हवा था। जवाबी कार्रवाई करते हुए हलाको खान भी सदियों के होलनाक आज़ाबों, दश्त और दिल फिगारी, मायावी के सहरा, कोह व दश्त और हवा के झोंकों तक को पामाल कर देने वाले आतिश फिशानों और रतन की कमानों, जिस्म के जावियों, ज़ेस्ट के पेच वख्म को अधीर देने वाले सत्तम के पहले मौसमों और ताज़ा उतरने वाले आज़ाबों की तरह हमला और हवा था।
उस तरह बिया तक कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर बरकाई खान और हलाको खान दोनों मंगोल सरदार एक दूसरे से टकरा गए थे। ये टकराव थोड़ी देर ही रहा होगा कि अचानक कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर ही अंदर एक तरफ से फ्रातातार कबाइल नमूदार हुए। फिर देखते ही देखते वो हलाकों के लश्कर के एक पहलू पर दरवाजों पर आग की दस्तक देते उन गश्त आतिश फिशानों सांसों की दौड़ बाला काटते मवत के सरगर्दन हियोलूं जिंदगी के जारी सफर में उम्र की मौज रवों पर तारी होते मवत के गर्दाबों वो के सरगर्दन भेड़ियों की तरह हमला और हो गए थे। उस तरह कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर अनगिनत तेगजन और जिंगजो एक दूसरे के सिर पर मवत बनकर खेलने लगे थे। खून के छेंटे अड़ाती चीखती भागती मचलती सदाओं की तरह आफतों के सेल बेपनाह खड़े कर देने वाले मंगोल एक दूसरे पर रेजा रेजा कर देने वाले इनासिर की तरह टूट पड़े थे। उस तरह कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर रज़्मगाह में आरज़ुओं की थकन, दर्द की शमी, वसे की सलगाहें, जुदाइयों की हवाएं, फिक्र व फ़रीब नफ्स के जानलेवा आज़ाब और कब्र की तरंग और लहरें नाच उठी थीं। हलाको खान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि बरकाई के अलावा फ्रातातार को भी शिकस्त से दो चार करे, लेकिन सामने की तरफ से बरकाई खान और एक पहलू की तरफ से फ्रातातार ने उसके लश्कर पर हमला और होकर उस पर ऐसा दबाव डाला कि हलाको खान को यकीन हो गया कि अगर थोड़ी देर तक मजीद जंग रही तो बरकानी खान और फ्रातातार दोनों मिलकर उसके लश्कर को चीर फाड़ के रख देंगे। लिहाजा उसने पसपाई और शिकस्त कबूल की और पीछे हटता हवा वो उनको हिस्तानों से नकुल कर अदर ही जा ठहरा जहां उसने पड़ाव किया था और जहां से नकुल कर उसने बरकाई पर हमला और होने का रुख किया था। हलाको खान को बदतरीन शिकस्त देने के बाद बरकाई खान और उसका भतीजा नवगाई एक जगह एक बड़ी चट्टान पर बैठ गए। फिर बरकाई खान ने फ्रातातार कबाइल के सरदार लोई ताशी तुमने किया खूब हलाको खान के लश्कर के पहलू पर हमला और होकर अपनी कामयाबी और उसकी शिकस्त को यकीनी बनाया। मैं तुम्हारी जरातमंदी, तुम्हारी दिलेरी और शजाअत को सलाम पेश करता हूँ। देखो मेरे शहर सराय बरकाई से 10 मील शुमाल में कोहिस्तानी सिलसिले के अंदर तुम लोगों ने जो अपने लिए रहाइश गाहें बनाए हैं, मुझे मेरे मुखबरों ने बताया है कि वो रहाइश गाहें बहुत थोड़ी हैं और उन रहाइश गाहों में सिर्फ वो लोग क़याम किए हुए में जो सबसे पहले यहाँ पहुँचे और जो बाद में आए वो अपने बीवी बच्चों के साथ और नायब सरदार शांगा खान को तलब किया। जब वो दोनों सरदार बरकाई खान के सामने आए तब बरकाई खान ने अपनी जगह से उठकर उन्हें गले लगाया, उन दोनों की पेशानियां छूटीं। हलाको खान के खिलाफ उनकी बेहतरीन कारगुजारी पर उन्हें उसने मुबारकबाद दी। फिर चट्टान पर अपने करीब बैठाया और उन दोनों को मुखातब करके कहने लगा, खले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं, रात खैमों में बसर करते हैं। ने अपने भेज नवगाई से कह दिया है, ये कुछ कारीगर और अपने लश्कर का एक हिस्सा तुम्हारे साथ रवाना करेगा। ये कारीगर मुसलमान हैं और मेरे पास बखारा और समरकंद से आ रहे हैं। बहुत अच्छे कारीगर हैं। ये तुम्हारे हम बड़ी तेज़ी से मकानों की तामीर कर में उन सारी तामीरात के सारे अखराजात में खुद बर्दाश्त करूँगा और वहाँ उसने मकानात और रहाइश गाहें तामीर की जाएंगी जो तुम्हारी ज़रूरत से भी ज़्यादा होंगी ताकि आने वाले दूर में अगर फ्रातातार के मज़ीद लोग यहाँ आकर रहना चाहें और हलाकोना के ख़िलाफ़ हमारा साथ देना चाहें तो उनकी रहाइश का बेहतरीन एहतमाम किया जाए। ये काम अब या 2 दिन में शुरू हो जाएगा और मैं चाहूँगा कि ये काम 1-2 महीने के अंदराज बिल्कुल मुकम्मल कर लिया जाए। उस इलाके में इमारत में इस्तेमाल होने वाले पत्थर हैं और उन पत्थरों को दीवारों में चने जाने के काबिल बनाने वाले बखारा और मर्ज के बहुत से कारीगर पहुंच चुके हैं जो तुम्हारे लिए रहाइश गाहें तामीर करेंगे और रात एक खूबसूरत छोटे शहर की शक्ल दे देंगे जिसके अंदर बाजार भी हों, दुकानें भी होंगी ताकि जब अमन हो तो तुम्हारे लोग पुरसकून माहौल में अपने उस आबाद होने वाले शहर में ज़िंदगी बसर कर सकें। बरकाई खान के उन अल्फाज पर फ्रातातार कबाइल के सरदार लोई ताशी और नाइब का यांग खान ने बरकाई खान का शुक्र अदा किया। उसके बाद बरकाई खान अपने लश्कर को ले पीछे हट गया, जबकि फ्रातातार कबीले का सरदार लोई ताशी और नाइब सालार या तंग खान अपने को लेकर अपनी रहाइश गाहों की तरफ चले गए थे। दूसरी तरफ बरकाई खान के हाथों शिकस्त उठाने के बाद हलाको खान जब पड़ाव में दाखिल हुआ तो बड़ा बेजार और गुस्से के आलम में था। चनुंचा पड़ाव में पहुंचते ही ने अपने सालारों का अजलास तलब कर लिया। उस तलबी के नतीजे में उसके सरदारों
से दरबाई बायदू सबसे बड़ा और बुजुर्ग सालार आंचल बन काजार कत बोगा तवरान सलावन तोबान सोनजाक तवरान एलकान और महरपाक के अलावा दीगर छोटे सालार शामिल थे। खले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं, रात ख़ैमों में बसर करते हैं। ने अपने भेज नवगाई से कर दिया है, ये कुछ कारीगर और अपने लश्कर का एक हिस्सा तुम्हारे साथ रवाना करेगा। ये कारीगर मुसलमान हैं और मेरे पास बखारा और समरकंद से आ रहे हैं। बहुत अच्छे कारीगर हैं। ये तुम्हारे हम बड़ी तेज़ी से मकानों की तामीर कर में। उन सारी तामीरात के सारे अखराजात में खुद बर्दाश्त करूँगा और वहाँ उसने मकानात और रहाइशगाहें तामीर की जाएंगी जो तुम्हारी ज़रूरत से भी ज़्यादा होंगी, ताकि आने वाले दौर में अगर फ़रातातार के मज़ीद लोग यहाँ आकर रहना चाहें और हलाकोना के ख़िलाफ़ हमारा साथ देना चाहें तो उनकी रहाइश का बेहतरीन एहतमाम किया जाए। ये काम अब या 2 दिन में शुरू हो जाएगा और मैं चाहूँगा कि ये काम 1-2 महीने के अंदराज बिल्कुल मुकम्मल कर लिया जाए। उस इलाके में इमारत में इस्तेमाल होने वाले पत्थर हैं ही और उन पत्थरों को दीवारों में चने जाने के काबिल बनाने वाले बखारा और मर्ज के बहुत से कारीगर पहुंच चुके हैं जो तुम्हारे लिए रहाइशगाहें तामीर करेंगे और रात एक खूबसूरत छोटे शहर की शक्ल दे देंगे जिसके अंदर बाजार भी हों, दुकानें भी होंगी, ताकि जब अमन हो तो तुम्हारे लोग पुरसकून माहौल में अपने उस आबाद होने वाले शहर में ज़िंदगी बसर कर सकें। बरकाई खान के उन अल्फाज पर फ़रातातार कबाइल के सरदार लोई ताशी और नाइब का यांग खान ने बरकाई खान का शक्र ये अदा किया। उसके बाद बरकाई खान अपने लश्कर को ले पीछे हट गया, जबकि फ़रातातार कबीले का सरदार लोई ताशी और नाइब सालार या तंग खान अपने को लेकर अपनी रहाइश गाहों की तरफ चले गए थे। दूसरी तरफ बरकाई खान के हाथों शिकस्त ठिकाने के बाद हलाको खान जब पड़ाव में दाखिल हुआ तो बड़ा बेजार और गुस्से के आलम में था। चनुंचा पड़ाव में पहुंचते ही ने अपने सालारों का अजलास तलब कर लिया। उस तलबी के नतीजे में उसके सरदारों नून से दरबाई बायदू सबसे बड़ा और बुजुर्ग सालार आंचल बन काजार कत बोगा तवरान सलावन तोबान सोनजाक तवरान एलकान और महरपाक के अलावा दीगर छोटे सालार शामिल थे। जब ये सब लोग हलाको खान के खैमे में जमा हो गए तब हलाको खान ने एक गायर और गहरी निगाह से सबका जायजा लिया। फिर वो दुख भरे अंदाज में अपने उन सारे सम को मुखातब करके कहने लगा, ये जो बरकानी खान के हाथों हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा है, तुम में से कोई बताएगा कि उसकी वजह क्या है। उस मौके पर अब्बल काचार बोला और कहने लगा, खाकान, बात यह है कि अकेला बरकाई खान हमें शिकस्त नहीं दे सकता था। फ़रातातार कबाइल ने मंगोलिया के ज़ैर में इलाक़ों और तुर्किस्तान से नकुल कर यहाँ बरकाई खान के ज़रा जनूब मग़रिब में अपनी रहाइश गाहें तामीर करके वहाँ रहना शुरू कर दिया है। आप जानते हैं वो एक तरह के तरक़ी हैं और जंग का बेहतरीन तजर्बा रखते हैं। हमारे तरीक़ा जंग और वारदात से भी खूब आगाह हैं। उनमें से बहुत से इस्लाम भी कबूल कर चुके हैं और चूँकि बरकाई खान भी इस्लाम कबूल कर चुका है, लिहाजा वो हर मामले में बरकाई खान का साथ देने का अज़्म किए हुए थे। जिस वक्त बरकाई खान अकेला हमसे टकराया था तो यकीना हम इसे शिकस्त देकर भागने पर मजबूर कर सकते थे, लेकिन उस दौरान फ़रातातार कबीले का सरदार और नाइब सरदार लोई ताशी और यांग खान अपने कोहिस्तानी सिलसिलों से भूखे भेड़ियों की तरह निकले और हमारे लश्कर के पहलू पर हमला आवर हुए। उनके उस तरह हमला आवर होने से हमें खासा नुकसान पहुंचा। हमारे लश्कर की कई सिफी दरहम बरहम हो गईं और हमारे लश्कर के एक पहलू को उन्होंने काट कर रख दिया था, जिसकी बिना पर हमें शिकस्त कबूल करके पीछे हटना पड़ा। आंचल काचार जब खामोश हुआ तब हलाको खान बोला और कहने लगा, क्या तुम में से कोई और भी अपने ख्यालात का इजहार करना पसंद करेगा। उस बार दूसरा बड़ा साला रक्त बोना बोला और कहने लगा, जो कुछ आंचल काचार ने कहा है दरअसल यही है। अगर हमें बरकाई खान को अपने सामने ज़ेर करना है तो फिर पहले फ़रातातार कबाइल को अपने सामने झुकने पर मजबूर करना होगा। हमें ऐसा करना होगा कि बड़ी राजदारी के साथ पहले फ़रातातार पर ज़रिब लगाएं, अच्छा तक उन पर हमला और होकर शब खून मारते हुए मुकम्मल तौर पर उनका खात्मा कर दें।
اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ برقائی خان کتنے دن تک ہمارے سامنے ٹھہرتا ہے۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ فراتاتار کا خاتمہ کرنے کے بعد برقائی خان کو ہم بڑی آسانی سے اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ ات بوغا جب خاموش ہوا تب ہلاکو خان کے دوسرے سالاروں نے بھی اس سے اتفاق کیا تھا۔ یہاں تک کہ ہلاکو خان کچھ سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، جو کچھ تم لوگوں نے کہا ہے میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ درست یہی ہے۔ میں چاہتا ہوں پہلے بغداد پر ضرب لگائی جائے۔ اس لیے کہ بغداد کے وزیر ابن اللقمی نے بغداد پر حملہ آور ہونے کے لیے موصل کے حکمران بدرالدین لولو سے بھی بات چیت کی، اور بدرالدین لولو نے بھی میری طرف پیغام بھجوایا ہے کہ بغداد پر حملہ آور ہونے کا بہترین موقع اور وقت ہے اور ہماری فتح مندی اور کامیابی یقینی ہے۔ اس بنا پر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چند دن تک اپنی تیاریوں کو مکمل کر لو۔ اس کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ ہم یہاں سے کوچ کریں گے اور بغداد پر حملہ آور ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہلاکو خان کے کہنے پر اس کے سارے سالار اس کے خیمے سے نکل گئے تھے اور بغداد پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔